Hello everyone. Today in this third lecture of Income Tax Law and Practice 1, we are going to start with our first unit of second main point is definitions under the Income Tax Act 1961. So, in this session, we are going to start with new topics of four definitions like first definition is income tax, second is person, third is SSE and the last is total income. So let us start to begin with our first definition of income tax. In the first definition of income tax, tax collected by the central government for each financial year on the total taxable income of an assessee earned during the previous year is called income tax. यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी फाइनेंशियल ईयर में एसएससी यानी कि टैक्स पेयर के ऊपर उनकी प्रीवियस ईयर की टोटल टैक्सेबल इनकम पर जो भी टैक्स वसूली की जाती है उसे हम यहाँ पर इनकम टैक्स कहते हैं. देन आवर सेकंड डेफिनेशन इज पर्सन. In this definition, person includes an individual. It means the natural person, that is human beings. यहाँ पर कोई भी फ़र्क हमें नहीं पड़ता कि वो चाहे फिर मेल हो या फीमेल हो, मेजर हो या माइनर हो, साउंड माइंड हो या अनसाउंड माइंड हो, इससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, बस वो इंडिविजुअल होना चाहिए. अनसाउंड माइंड को भी यहाँ पर हम इंडिविजुअल मानेंगे तो हाँ बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि साउंड माइंड तो यहाँ पर होंगे ही. माइनर को भी हम यहाँ इंडिविजुअल मानेंगे तो हाँ बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि मेजर पर्सन भी यहाँ पर होंगे. मेल या फीमेल कोई भी हो, सारे ही यहाँ पर इंडिविजुअल ही कहलाएंगे. सो अवर सेकेंड पॉइंट इज HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. HUF को इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, इसे डिफाइन किया गया है हिंदू लॉज में. जनरली एज पर दी हिंदू लॉ यहाँ पर एक फैमिली बिजनेस होता है, उसे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहते हैं. इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी सारी इन डिटेल बात है वो हम उसके चैप्टर में करेंगे. यहाँ पर सिंपल में बात की जाए तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक है मिताश्रा और दूसरा है दया पार्क. और थर्ड पॉइंट इज कंपनी. ऐसी कंपनी की जो कंपनीज प्रोविज़न एक्ट के मुताबिक रजिस्ट्रेशन की गई हो, फिर चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो या फिर कोई भी हो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो कंपनीज प्रोविज़न एक्ट के मुताबिक वह कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई होनी चाहिए, तो ही वो कंपनी एज ए पर्सन की डेफिनेशन के अंतर्गत आएगी. सो अवर फोर्थ पॉइंट इज़ फर्म इंक्लूडिंग LLP. LLP मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. फर्म कौन सा? तो वह फर्म जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जिसकी डेफिनेशन दी गई है वही फर्म यहाँ पर एप्लीकेबल होगा. ठीक है, यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो भी डेफिनेशन दी गई है वही फर्म यहाँ पर फॉलो होगा. और इस तरह के जो भी फर्म है वो इंक्लूड करते हैं अपने साथ साथ LLP को भी, क्योंकि दोनों में सेम प्रोविजंस फॉलो होती है. इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों वर्ड्स को साथ साथ लिखा है, फर्म इंक्लूडिंग LLP. ओके, अब बात आती है यहाँ पर LLP कौन सा. तो LLP वो जो LLP एक्ट यानी कि LLP 2000 एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर हो, उसी को ही हम LLP कहेंगे. अब तक कि हमने 4 पॉइंट्स देखे पर्सन्स के. तो फर्स्ट है वो रहेगा इंडिविजुअल्स का, सेकंड है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मीन्स HUF, थर्ड है अ कंपनी एंड द फोर्थ इज अ फर्म. सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज लोकल अथॉरिटी. लोकल अथॉरिटी मीन्स ऐसी अथॉरिटी जो लोकल लेवल पर डेवलपमेंट का काम करती हो. इनको लोकल लेवल पर डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट पैसे देती है. फॉर एग्जांपल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, पंचायत एक्सेट्रा. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को गवर्नमेंट फंड देती है कि वो लोकल लेवल पर वर्क करे. सो ये सारी लोकल अथॉरिटीज़ आती हैं. उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन.
आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन मतलब कि जो इन सारे पॉइंट्स में नहीं आते हैं वो इस पॉइंट में आएंगे। देवी देवता, यूनिवर्सिटीज़, बार काउंसिलिंग्स, यह सभी इसी में आते हैं, यानी कि यह सभी आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन में आते हैं। सो our लास्ट पॉइंट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये क्या होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल? तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन के बारे में। तो ये क्या है वो उसे हम देखते हैं। जब दो या दो से अधिक पर्सन किसी खास पर्पस के लिए, यानी कि यह भी कह सकते हैं कि इनकम अर्निंग के पर्पस से कनेक्ट होते हैं, तो उसे हम कहेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है मिस्टर एक्स और एक कंपनी है XYZ लिमिटेड और एक फर्म अवेलेबल है ABC एसोसिएट्स। तो इन तीनों ने मिलकर के कोई प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया और उन्होंने अब तक की कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया। तो इसे हम इस डेफिनेशन में एज ए एसोसिएशन ऑफ पर्सन में लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर पर्सन का एसोसिएशन होता है। तो क्या हर तरह के पर्सन के एसोसिएशन को हम यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ पर्सन मानेंगे? तो नहीं। जब वो लोग कोई इनकम अर्निंग करने के पर्पस से यहाँ पर मिलेंगे तभी हम उसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन मानेंगे। यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखा है BOI का, यानी कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के नाम से देखा जाए तो यहाँ पर लिखा है एक वर्ड इंडिविजुअल्स, यानी कि सिर्फ इंडिविजुअल्स को ही इन्वॉल्वमेंट मिलता है यहाँ पर। जब दो या दो से अधिक इंडिविजुअल्स मिलकर कोई प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं तब उसे हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कहेंगे। और यह जब दो या दो से अधिक इंडिविजुअल्स मिलकर काम करके उन्हें पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट कर लिए तो वो सब लोग डेफिनेशन में नहीं आएंगे, तब वो लोग फर्म वाली कैटेगरी में चले जाएंगे। और यही इंडिविजुअल्स कोई बिजनेस कर रहे हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन एंड विदाउट पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूशन के, तो यह लोग बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में आएंगे। तो यह हुए हमारे टोटल 7 पर्सन्स। तो पर्सन्स कितने हैं यहाँ पर? तो कि 7 होते हैं। कौन कौन से पर्सन हैं यहाँ पर? तो सबसे पहले हम अगर देखें तो एन इंडिविजुअल, सेकेंड इज़ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF, थर्ड इज़ अ कंपनी, नेक्स्ट इज़ अ फर्म इंक्लूडिंग LLP, नेक्स्ट इज़ लोकल अथॉरिटी, next artificial jurisdictional person, and the last is association of person AOP or body of individuals or BOI. Okay, so our next definition is SSE. यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट मेन है, एक है पर्सन का और दूसरा है SSE का। तो आइए इन्हें हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि एक पर्सन है मिस्टर X और दूसरा पर्सन है मिस्टर Y। यहाँ पर मिस्टर X है वो रेगुलर टैक्स पे कर रहे हैं, जबकि मिस्टर Y है वो टैक्स पे नहीं करते हैं। तो मिस्टर X के जो रेगुलर पे कर रहे हैं उसे हम कहेंगे SSE, और जो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं उन्हें हम कहेंगे एज ए पर्सन। ओके, इट मीन्स एनी पर्सन बाय होम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल अंडर दिस एक्ट। लेकिन यह कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। SSE में कुछ और भी इंक्लूड्स होता है, तो चलिए इसे हम देखते हैं। इट इंक्लूड्स एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम any proceeding under the income tax act has been taken, यानी कि हर वो पर्सन कि जिसके ऊपर लीगल प्रोसीजर चल रही है वो सभी SSE में आएंगे। और यह प्रोसीजर किस बात पर चल रही है? तो अगर हम वो देखें तो आवर फर्स्ट पॉइंट इज़ फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम और द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज़ असेसिबल। यानी कि अगर हम इसके बारे में बात करें तो
कोई भी उसकी इनकम की असेसमेंट की प्रोसीजर चल रही है तो उसके लिए ओके किस तरह की इनकम, तो मान लीजिए कि मिस्टर एक्स है, उसके पास टैक्सेबल इनकम है और काफ़ी उनके पास इनकम के सोर्सेज भी अवेलेबल है, लेकिन मिस्टर एक्स ने अभी तक इनकम टैक्स पे किया नहीं है और हमेशा टैक्स की चोरी करते ही हैं। और यहाँ पर अचानक से इनकम टैक्स वालों की नींद खुलती है और छापा पड़ता है उन पर, तो उनका टैक्स असेसमेंट शुरू हो जाता है, जिससे कि उनकी इनकम का असेसमेंट स्टार्ट हुआ यहाँ पर, तो वो तुरंत ही असेसमेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। सो हियर आई अगेन रिपीट द कंप्लीट लाइन, दैट इज एवरी पर्सन in respect of whom any proceeding under the Income Tax Act has been taken for the assessment of his income or the income of any other person in respect of which he is assessable. ओके तो यहाँ पर मैंने पूरी की पूरी फर्स्ट पॉइंट है वो कंप्लीट की है। सो हियर वन क्वेश्चन इज अराइज दैट इज इट पॉसिबल कि किसी और की इनकम के लिए उसे एसेस किया जाए, तो हाँ यह पॉसिबल है, लेकिन इसे हम इन डिटेल नेक्स्ट में पढ़ेंगे। सो आवर सेकेंड पॉइंट इज टू डिटरमाइन द लॉस सस्टेन बाय हिम और बाय सच अदर पर्सन्स। एक्ट में एक प्रोविज़न और भी है कि जब भी हमारी इनकम होती है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स ले लेती है, लेकिन अगर हमें लॉस होता है तब क्या गवर्नमेंट पैसे वापस देती है? तो हाँ, गवर्नमेंट है हमारी, वो पैसे वापस करती तो है, लेकिन डायरेक्टली नहीं देती। उसकी एक दूसरी भी प्रोसीजर है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर लॉस हुआ है तो उसको आप सेटअप अपने करंट ईयर के प्रॉफिट के साथ करो और जो भी पैसा बचते हैं उसके ऊपर टैक्स दे दो। अगर करंट ईयर में भी सेटअप नहीं हो पाया तो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर दो। तो इस तरह की कोई भी प्रोसीजर मिस्टर एक्स दिखा रहे हैं और इस पर प्रोसीजर चल रही है, तो वह सच दिखा रहे हैं या नहीं, तो वह इस एसएससी की कैटेगरी में आएगी। सो our next point is to determine the amount of refund due to him or to such other person, यानी कि यह डिसाइड करने के लिए कि एसएससी कहीं ज़्यादा रिफंड तो नहीं क्लेम कर रहा, ये जानने के लिए। ओके ठीक है, तो इन 3 चीज़ों के लिए कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो इसे हम लोग कहेंगे एसएससी। सो हम फिर से इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो every person in respect of whom any proceeding under the Income Tax Act has been taken for the assessment of his income or the income of any other person in respect of which he is assessable, or to determine the losses sustained by him or by such other person, or to determine the amount to refund due to him or to such other person. So our second main point is a person who is deemed to be an SSC under any provisions of this act, यानी कि अगर हम मान लिया जाए कि आप ही एसएससी हो तो उसे भी हम यहाँ पर एसएससी ही कहेंगे। फॉर एग्जांपल कोई ट्रस्ट के केस में यहाँ पर ट्रस्ट तो है, लेकिन ट्रस्टी को मान लिया जाता है कि वो आप ही एसएससी हो, ठीक है, तो यहाँ पर डीम टू बी एसएससी हो गया। So our third main point is every person who is deemed to be an SSC in default under any provision of this act. For example, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि TDS डिडक्ट करें और आपने TDS डिडक्ट किया भी नहीं है, तो आपको SSC इन डिफ़ॉल्ट मान लिया जाएगा। ओके, सो फिर से इस डेफिनेशन को पूरी की पूरी रीड करते हैं। SSC means any person by whom any tax or any other sum of money is payable under this act. It includes every person in respect of whom any proceeding under the Income Tax Act has been taken for the assessment of his income or the income of any other person in respect of which he is assessable, or to determine the loss sustained by him or by such other person, or to determine the amount of refund due to him or to such other persons. Okay,
तो यहाँ पर हमने पूरी की पूरी है वो डेफिनेशन रीड की है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक नोट दी गई है, वो हम रीड करते हैं। एवरी एसएससी इज़ अ पर्सन बट एवरी पर्सन नीड नॉट टू बी एन एसएससी। यानी कि हर एक एसएससी है वो पर्सन तो हो सकता है, लेकिन हर एक पर्सन है वो एसएससी यहाँ पर नहीं हो सकता। यानी कि हर एक पर्सन को हम यहाँ पर एसएससी इंक्लूड नहीं कर सकते। सो अवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ टोटल इनकम। So, what is total income? Total income is known as taxable income. जनरली नॉर्मल लैंग्वेज में जिसमें इनकम पर टैक्स देना होता है उसे हम कहेंगे टैक्सेबल इनकम, लेकिन इनकम टैक्स की लैंग्वेज में इसे हम टोटल इनकम कहते हैं। टोटल इनकम कंप्यूट करने का प्रोसीजर क्या है? तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि टैक्स पेयर है वो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ आवर टैक्स पेयर। ओके, जो रेसिडेंशियल स्टेटस जानने के लिए पर्सन इंडिया में कितने दिनों तक रहता है उसके हिसाब से हमें यह पता चलेगा कि वो रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिया का लगेगा या नहीं लगेगा, वेदर ही इज़ अ रेसिडेंट इन इंडिया और एज अ नॉन रेसिडेंट। ओके, इस रेसिडेंट स्टेटस का पूरा चैप्टर है वो हम इसके बाद देखेंगे। सो आवर सेकेंड स्टेप इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम्स अंडर द 5 हेड्स। यानी कि हमारी जो भी इनकम जनरेट हो रही है कहाँ से हो रही है इसे हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी हमारी रहेगी वो है सैलरी की, सेकेंड है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, थर्ड है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशंस की, एंड फोर्थ हेड है वो कैपिटल गेन का रहेगा, और लास्ट हेड है वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का रहेगा। ओके, तो अगर हम सबसे पहले बात करें हमारे फर्स्ट हेड की यानी कि सैलरी की, तो सैलरी है वो जनरली हम किसे कहेंगे? तो एम्प्लॉय है उसकी जो भी इनकम जनरेट हो रही है एज ए सैलरी उसे हम सैलरी कहेंगे। लेकिन यहाँ पर सैलरी का वर्ड बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, यानी कि सैलरी में सभी इंक्लूड होता है, फिर वो चाहे इनकम जो रिलेटेड हो या फिर फैसिलिटी रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, कार फैसिलिटीज़ गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉई, सेकेंड इज़ हाउस फैसिलिटीज़ गिवन टू house facility is given by the employers to his employee. Third is perquisites, means extra facilities which are connected to the employees given by its employer. So यह सभी एग्जाम्पल है उसके साथ जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो सारी की सारी हम सैलरी के हेड के अंदर ही लिखेंगे, यानी कि सैलरी हेड की इनकम्स ही कहलाएगी। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पर जो भी हाउस प्रॉपर्टी में से इनकम जनरेट हो रही है किस तरह की इनकम? तो कि रेंटल इनकम। रेंटल इनकम में भी पार्ट पड़ते हैं। फर्स्ट है वो एक्चुअल रेंट होता है, सेकंड है वो एक्सपेक्टेड रेंट होता है। एक्चुअल रेंट को जो हमारे प्रेजेंट में मिल रहा है, फॉर एग्जांपल ले लीजिए हमें रेंट मिल रहा है 50,000 रुपीज़, और एक्सपेक्टेड रेंट हमारा कौन सा क्या रहेगा? तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट रहेगा फॉर एग्जांपल ले लीजिए 70,000 रुपीज़, तो हमें 70,000 रुपीज़ के हिसाब से ही यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर बहुत ही रूल्स रेगुलेशन फॉलोज करने पड़ते हैं। सो सारी की सारी जो भी हमारी हाउस रेंटल इनकम है वो सारी यहाँ पर लिखी जाएगी। इसके बाद हमारे पास है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन का हेड, यानी कि हमारे पास जो भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है या हमारे जो भी गेन्स है वो प्रोफेशन से हो रहे हैं। प्रोफेशन में कौन कौन से आएंगे? तो एडवोकेट है, सीए है, डॉक्टर्स हैं कि वो स्पेशल स्किल से इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो सारे के सारे प्रोफेशन इनकम है वो इस हेड में आएंगी। जबकि बिजनेस से जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो भी यहाँ पर लिखी जाएगी। और इसके बाद आएगा फोर्थ में कैपिटल गेन। कैपिटल गेन है उसमें हम क्या लिखेंगे? तो कैपिटल गेन में जो भी हमारी कैपिटल रिलेटेड प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं या शेयर्स और सिक्योरिटीज़ के ट्रांजेक्शन है वो सारे के सारे हम
कैपिटल गेन के हेड में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ले लीजिए गुड्स, लैंड ट्रांसफ़र, बिल्डिंग ट्रांसफ़र, ज्वेलरी में से यानी कि प्रीशियस गुड्स में से इनकम जनरेट हो रही है तो सारी की सारी कैपिटल गेन्स में ही आएगी। और लास्ट हेड है हमारा वो रहेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कौन सी इनकम आएगी, तो वो ये सारी की सारी फर्स्ट 4 हेड्स में जो भी इनकम नहीं आ रही यानी कि ये 4 हेड्स में कोई भी इनकम नहीं हो रही वो सारी की सारी हम यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ले लीजिए कैजुअल इनकम कि जो रेगुलर बेस ऊपर इनकम नहीं हो रही है आपकी, कैजुअली हो रही है, गैम्बलिंग थ्रू हो रही है या हॉर्स राइडिंग थ्रू हो रही है या फिर एनी हाउ हो रही है, ओके, एक्स्ट्रा इनकम हो रही है कि जो इन चारों हेड में नहीं आ रही है वो सारी इनकम्स हम यहाँ पर लिखेंगे यानी कि इस हेड के अंदर वो इनकम्स आएगी। ओके, तो इन 5 हेड्स को मिलाकर जो भी हमारा एग्रीगेशन इनकम रहेगा उसे हम ट्रांसफ़र करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर यानी कि एप्लीकेशन ऑफ क्लबिंग प्रोविजंस। एप्लीकेशन ऑफ क्लबिंग प्रोविजंस क्या है, तो कि जनरली क्लबिंग प्रोविज़न मीन्स इनकम टैक्स है कि वो कभी कभी इनकम टैक्स है वो कभी कभी किसी दूसरे की इनकम आप पर लगा देते हैं, इसे हम क्लबिंग कहेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो इनकम आपकी ही है और आपने ही प्लानिंग करके किसी और के नाम पर डाइवर्ट कर दी है। सो इनकम टैक्स को जब भी पता चलता है कि आपने ऐसा वर्क किया है तो वो फिर से आपके ऊपर ही टैक्स लगाएंगे। सो इसे हम क्या कहेंगे, क्लबिंग प्रोविजंस कहेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा वो है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस यानी कि इनकम टैक्स की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो जो भी इनकम आपकी जनरेट हो रही है उस पर टैक्स तो लगता ही है, लेकिन जो भी लॉस हो रहे हैं उसको भी हमें यहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है यानी कि गवर्नमेंट हमारी जो भी है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है कि अगर आपको लॉस हुआ है तो उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे सेटअप कर सकते हैं। किस तरह से होगा ये, तो अगर हमें लॉस हुआ है तो उसे हम करंट ईयर के प्रॉफिट्स में सेटअप करके बाद में उसकी टैक्सेबल इनकम डाल सकते हैं, और वो लॉस कवर नहीं हो रहा तो उसे हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, तो इन सभी स्टेपों में से जो भी हमारी लास्ट फाइनल इनकम रहेगी तो उसे हम कहेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। ओके, 5 हेड्स के द्वारा फिर क्लबिंग प्रोविज़न के द्वारा सेट ऑफ की गई हुई टोटल इनकम को हम कहेंगे एज ए ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद लास्ट सेकंड पॉइंट आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, यानी कि गवर्नमेंट है हमें थोड़ी छूट देती है कि हमारी जो भी टोटल हमारी इनकम है, टैक्सेबल इनकम है, उसमें थोड़ी छूट देती है 80C to 80U तक, यानी कि ये सारे सेक्शंस में हमें थोड़ा रिलीफ सेक्शन दिया है। 80C में इन्वेस्टमेंट्स दिए गए हैं जबकि 80G में डोनेशन दिया गया है। इस हिसाब से हमें डिफरेंट टाइप्स की छूट दी गई है, इसे हम माइनस करके यानी कि डिडक्ट करके जो भी लास्ट अमाउंट हमारे पास आएगी उसे हम कहेंगे टोटल इनकम। ओके, तो जो भी हमारा स्टेप्स फॉलो करके हमारे पास लास्ट डिडक्शन लेस करके जो भी इनकम रहेगी उसे हम कहेंगे टोटल इनकम। सो यहाँ पर हमने आज डेफिनेशन देखी, डिफरेंट डेफिनेशन देखी, 4 डेफिनेशंस। और हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम डेफिनेशंस, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।